एवरीवन, चलिए आज बायबैक के टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली इन्फोसिस का बायबैक चल रहा है। 26 या 27 नवंबर लास्ट डेट है बायबैक के लिए एप्लीकेशन लगाने की। तो आज की वीडियो में हम बायबैक की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। बायबैक की टैक्सेबिलिटी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला 1 अक्टूबर 24 से। 1 अक्टूबर 24 से जो इसकी टैक्सेबिलिटी थी उसका सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट था और बाद में कुछ और हुआ। 1 अक्टूबर 24 से पहले की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो टोटल जो इसकी टैक्स की लायबिलिटी होती थी वो कंपनी के ऊपर होती थी। जो कंपनी बायबैक अपना लेके आ रही है उसी कंपनी को टैक्स पे करना होता था। शेयर होल्डर की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी इस बायबैक के ऊपर। बट 1 अक्टूबर 24 से ये जो सारा बर्डन है ये शेयर होल्डर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। अब कंपनी को कोई टैक्स नहीं पे करना। जो शेयर होल्डर अपना जो शेयर है वो इस बायबैक के लिए देना चाहता है उसके ऊपर सारा टैक्स यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया गया। इसकी टैक्सेबिलिटी को भी फर्दर टू पार्ट पे इन लोगों ने डिवाइड कर दिया। एक है आपका डिविडेंड पार्ट, एक है आपका कैपिटल गेन पार्ट। डिविडेंड पार्ट में इन्होंने कहा कि जितना भी बायबैक में हम आपको पैसा देंगे वो सारा पैसा आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा और जिस तरीके से एक डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी की जाती है इस अमाउंट को भी उसी तरीके से टैक्स किया जाएगा आपके स्लैब रेट के ऊपर। यानी कि अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो बायबैक के बाद जो आपको फंड मिलेगा उस पे पूरा 30% प्लस सेस प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल इतना आपको टैक्स पे करना होगा। तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका जो बायबैक है उसके ऊपर टैक्स आपको पे करना होगा। आपने जितने अमाउंट का ये जो शेयर परचेज किया था उसकी जो रिबेट है वो आपको इस बायबैक की टैक्सेबिलिटी में नहीं दी जाएगी। और अगर आपको अमाउंट 10,000 से ज्यादा मिलता है तो जैसे डिविडेंड के केस में आपका 10% टीडीएस डिडक्ट किया जाता था उसी तरीके से आपका टीडीएस भी डिडक्ट होगा और एनआरआई के केस में टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा 20%। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जितने का मैंने वो शेयर परचेज किया था उस अमाउंट का क्या होगा। उस अमाउंट का डिपार्टमेंट ने कहा कि हम आपको अलग से बेनिफिट देंगे। जितना भी अमाउंट आपने परचेज कॉस्ट में इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट आप एज अ कैपिटल लॉस यूज कर सकते हैं। कैपिटल लॉस चाहे वो आपका शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था, मतलब जो आपने शेयर बायबैक के लिए दिए हैं चाहे आपने उसको 12 मंथ से कम के लिए रखा था, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, उन दोनों ही केसेस में हम इनको कैपिटल लॉस कंसीडर करेंगे और आप इसको अपनी अदर कैपिटल इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके के लॉस जनरेट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इनका जो एडजस्टमेंट है कैपिटल गेन के अगेंस्ट वो भी डिफरेंट होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप दोनों तरीके की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर पाते हैं। और अगर आपका सेम ईयर में ये लॉस एडजस्ट नहीं होता तो आप उसको फर्दर 8 ईयर्स के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर मैं इसी सिचुएशन को एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, लेट्स सपोज आप इन्फोसिस का ही एग्जांपल ले लो। इन्फोसिस में अभी 1800 पर रुपीस के हिसाब से बायबैक इशू किया हुआ है। तो लेट्स सपोज मिस्टर ए है, उसके पास 100 शेयर्स हैं इन्फोसिस के जिसने की बायबैक के लिए अपने शेयर आगे लगाए हैं और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर ली गई है। मिस्टर ए ने ये 100 शेयर्स परचेज किए थे 500 रुपीस पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो जब बायबैक का उसको फंड मिला तो उसको मिला होगा 1,80,000 रुपीस। 1800 प्लस 100 रुपीस 1,80,000 रुपीस मिस्टर ए के अकाउंट में क्रेडिट किए गए जिसके ऊपर मिस्टर ए को टैक्स देना होगा उसकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। अगर मिस्टर ए 5% स्लैब में आते हैं तो 5% के अकॉर्डिंग टैक्स देंगे, 20% के में आते हैं तो 20%, 30 में आते हैं तो 30%। मिस्टर ए का टीडीएस भी डिडक्ट होगा 10% के अकॉर्डिंग और इसके ऊपर इनको 10, 20, 30 जिस भी स्लैब रेट में मिस्टर ए आते हैं उतना उसको टैक्स पे करना होगा। वहीं मिस्टर ए ने इन शेयर्स को परचेज किया था 500 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो मिस्टर ए के लिए परचेज कॉस्ट थी 50,000 रुपीज। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने 1 साल से ज्यादा के लिए इन शेयर्स को होल्ड किया था तो ये मिस्टर ए के लिए हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मिस्टर ए अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं सेम ईयर में भी। और अगर सेम ईयर में उनका इस तरीके का कोई कैपिटल गेन नहीं है तो उसको वो आगे 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अब जो बायबैक का प्रोविजन है, बायबैक की टैक्सेबिलिटी है, उसको ऑल टुगेदर चेंज कर दिया गया है। हमारे दिमाग में यही
यही आता है कि नॉर्मल शेयर्स की टैक्सेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी भी टैक्सेबिलिटी रहेगी। हमारी जो परचेज कॉस्ट है वो सेल प्राइस में से लेस की जाएगी, बैलेंस अमाउंट पे हमें टैक्स पे करना होगा। बट ऐसा नहीं है, बायबैक की टैक्सेबिलिटी बिल्कुल चेंज है। जितना अमाउंट आपको बायबैक के टाइम पे मिल रहा है, डिपार्टमेंट कहता है वो आपके लिए डीम्ड डिविडेंड है, उस पर आपको आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। और जो अमाउंट आपने परचेज के टाइम पर इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट आपका एज एन कैपिटल लॉस आपकी आईटीआर में रिफ्लेक्ट करना है आपको, और उसको आप अपनी अदर कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी टैक्सेबिलिटी बायबैक की। अगर आप भी इन्फोसिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो इसका रिजल्ट कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है, कितने शेयर्स आपके बायबैक के लिए अप्रूव हुए हैं, वो आपको 2 दिसंबर 2025 तक पता चल जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो टेक्सटबुक को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।